बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कि 0.4 न्यूटन की फोर्स चाहिए एक बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, अपनी जगह से हिलाने के लिए, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, और कितनी दूर तक लेकर जाना है उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को 0.1 मीटर तक उसकी मेन पोजीशन से। यानी कि ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें एक बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच है, और जब बॉडी मेन पोजीशन पर मौजूद है तो उसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाना है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो हमने इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास फोर्स है 0.4 न्यूटन की, डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर। ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है, यानी कि x इक्वल टू 0.1 मीटर। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, k कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करते वक्त आपने ड्राइव भी किया होगा, F इक्वल टू के एक्स। इसमें K कैलकुलेट करना है तो K इक्वल हो जाएगा F ओवर एक्स के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। K इक्वल हो जाएगा, फोर्स हमें गिवन है 0.4 की, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0.1 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ए पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट ए लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पेंडुलम क्लॉक है और वो एक लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन जहां पर वैल्यू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां पे वो टाइम परफेक्ट दे रही है। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड जो है उसका वो परफेक्ट है। पेंडुलम क्लॉक जो है वो एक ऐसी लोकेशन जहां पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां पर वो टाइम परफेक्ट दे रही है। When the clock is moved to a higher altitude, जब उस क्लॉक को मूव करते हैं हायर अल्टीट्यूड तक, यानी कि एक हाइट पे ले जाते हैं उसको, उसकी हाइट इंक्रीज कर देते हैं। जब हाइट इंक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? इट लॉसेज 80 सेकेंड पर डे, यानी कि एक दिन में 80 सेकेंड्स लेस हो जाते हैं। एक दिन से 80 सेकेंड लेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो टाइम क्लॉक शो कर रही है उसमें 24 आवर्स में से, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करके देख लेंगे तो 24 आवर्स में से 80 सेकंड वो पीछे रह जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन, तो वो जो न्यू लोकेशन है वहां पर हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डाटा में हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लॉक इज मूव टू ए हायर एल्टीट्यूड, इट लॉसेज 80 सेकंड पर डे। जो लॉस आ रहा है टाइम में वो 80 सेकंड इन 24 आवर्स है। पर डे का मतलब 24 आवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन, तो जी प्राइम हमने कैलकुलेट करना है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब जो हमारे पास लॉस आ रहा है वो 80 सेकंड लॉस आता है 24 आवर्स में, और 24 आवर्स को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 86400 सेकंड्स बनते हैं। यानी कि 86400 सेकंड्स में 80 सेकंड का लॉस आ जाता है जब हम उसको उसकी हाइट, एक हाइट पे ले जाते हैं उस क्लॉक को। 80 सेकंड लॉस आ रहा है 86400 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना लॉस आएगा, ये वाली वैल्यू 80 सेकंड पे डिवाइड कर देंगे। यहां पे 1s रह जाएगा, यानी कि 1 सेकंड, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू इधर जाकर डिवाइड होगी, तो ये 80 ओवर 86400 सेकंड लॉस इन 1 सेकंड आ जाएगा।
इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास, यानी कि डिवाइड करें तो 1/1080 सेकेंड लॉस इन 1 सेकेंड आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि t/1080 सेकेंड लॉस इन t सेकेंड, यानी कि अगर टोटल टाइम t सेकेंड हो, 1 सेकेंड नहीं है, टोटल टाइम अगर t सेकेंड है तो t/1080 सेकेंड लॉस आएगा t सेकेंड्स में। तो अब हम g प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का, t प्राइम इक्वल टू 2π√L/g प्राइम। लेंथ जो पेंडुलम की है वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, सिर्फ टाइम पीरियड और g की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से इन दो पे हमने प्राइम लगाया है। अब ये टाइम पीरियड कौन सा है? वो टाइम पीरियड जो 80 सेकेंड लॉस आ रहा था पर डे से। पर डे लॉस का मतलब ये है, अगर डे का टाइम पीरियड t हो तो उसमें लॉस 80 सेकेंड जो हमने किया था, t/1080 सेकेंड इन लॉस, तो t/1080 को इस टोटल टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आएगा उस लोकेशन पे, इक्वल टू 2π√L/g प्राइम। इस बात की समझ आई है कि ये हमारे पास टोटल टाइम t प्राइम है, ये उस लोकेशन पे है जहां पर 80 सेकेंड लॉस आ जाता है पर डे पे। तो जो 80 सेकेंड लॉस है, जब हमने उसको कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास t/1080 बनता था, तो टोटल टाइम में से t/1080 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास उस लोकेशन पे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से t अगर कॉमन ले लें तो 1 - 1/1080 इक्वल आ जाता है 2π√L/g प्राइम। ये डाटा वही नोट कर लिया, तो ये बन जाता है, जो हमारे पास t यहां पर था, t की वैल्यू 2π√L/g आ गई, इंटू 1080 - 1/1080, ये एलसीएम लिया है, इक्वल टू 2π√L/g प्राइम। जो पिछली स्लाइड में यहां पर वैल्यू गिवन थी, वहां पर t का फार्मूला पुट किया, t इक्वल होता है 2π√L/g, जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट फार्मूला लिखा था, इनटू इसका यहां पर एलसीएम ले लिया। तो ये हमारे पास 2π इस 2π से कैंसिल हो जाता है, √L से कैंसिल हो जाता है, तो 1/√g इंटू ये सब्ट्रैक्ट होके 1079/1080 इक्वल हो जाएगा 1/√g प्राइम, यानी कि 1/√g की वैल्यू 9.8 ये गिवन है हमें, इनटू इसको डिवाइड करेंगे तो 0.999 इक्वल टू 1/√g प्राइम। तो 0.999 डिवाइडेड बाय √9.8 आ जाएगा 3.13 इक्वल टू 1/√g प्राइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.999 √g प्राइम इक्वल टू 3.13 आ जाएगा, यानी कि √g प्राइम इक्वल आ जाएगा 3.13 के, जब ये इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 3.13 ही रहेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो g प्राइम हमारे पास आ जाएगा 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जिस लोकेशन पर हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जहां पर डे 80 सेकंड लॉस आ जाता था, वहां पर g की वैल्यू 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम having time period 2 seconds at a place where g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड पेंडुलम का मतलब ये होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसको एक प्लेस पर रखा गया है जहां पर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहां पर लेंथ कितनी होगी, हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में l कैलकुलेट करना है हमने, टाइम पीरियड 2 सेकंड है और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, t इक्वल टू 2π√L/g। इसमें से दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2π इधर आकर डिवाइड कर दिया पहले, उसके बाद हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, यानी कि t²/4π² इक्वल हो जाएगा L/g के। यहां पे स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या g इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे l रह जाएगा, l इक्वल टू t²g/4π², ये g इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। L इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 गिवन है, डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर आ गया। तो L इक्वल आ जाता है 39.2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइडेड बाय, ये सिंप्लीफाई होके 39.48 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से L हमारे पास आ जाएगा 0.992 मीटर। ये पेंडुलम की लेंथ आ गई जो हमने कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। ए बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k। एक बॉडी जिसका मास m है उसको एक स्प्रिंग के साथ हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। वाइब्रेट्स विद f1, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो f1 है। When its length is cut into half, जब उसकी लेंथ को हाफ कर देंगे, the same body is suspended from one of the halves। तो सेम बॉडी सस्पेंड की जाती है उनमें से हाफ के साथ। उस स्प्रिंग को जब हाफ कर दिया था तो उसके एक हिस्से के साथ हम उसी बॉडी को हैंग करते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज f2, तो उस हाफ स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो f2 है। फाइंड हमने करना है f1 f2 इनवर्स, यानी कि f1 डिवाइडेड बाय f2 हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज है, मास अटैच टू स्प्रिंग, इसको हम स्मॉल m से लिख रहे हैं, लिखा हुआ है ना बॉडी ऑफ मास m, तो इसको हमने स्मॉल m से लिख दिया। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास k है, फ्रीक्वेंसी कंप्लीट स्प्रिंग की f1 है, और फ्रीक्वेंसी हाफ स्प्रिंग की f2 है। हमने फाइंड f1 f2 इनवर्स करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है f1 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के 1/m है। जो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर m, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद f2 क्या आ जाएगी, f2 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के 2 ओवर m। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फाइंड हमने f2 इनवर्स करना है, यानी कि f1 डिवाइडेड बाय f2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 बाय 1 से, ताकि f1 ओवर f2 आ जाए। तो ये हमने डिवाइड किया, f1 ओवर f2 इक्वल आ जाता है 1/2 पाई अंडर रूट के 1 ओवर m डिवाइडेड बाय 1/2 पाई अंडर रूट के 2 ओवर m। ये वाली इक्वेशन 1 और 2 जब डिवाइड होंगी तो इस फॉर्मेट में आ गई। अब f1 ओवर f2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 पाई 1/2 पाई से कैंसिल, अंडर रूट m से कैंसिल, तो k1 ओवर k2 अंडर रूट आ जाएगा। ये डाटा वही नोट कर लिया हमने। सोल्यूशन अब वहां से आगे देखते हैं। जब स्प्रिंग को हम हाफ कर देंगे तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो जो स्प्रिंग को हम कट करेंगे हाफ में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि k1 अगर k हो तो k2 हमारे पास 2k हो जाएगा। तो उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो f1 ओवर f2 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट k ओवर 2k। f1 ओवर f2 इक्वल हो जाएगा k से कैंसल 1 ओवर अंडर रूट 2। f1 ओवर f2 इक्वल आ जाएगा 0.707 के, यानी कि f1 f2 इनवर्स आ जाएगा 0.707। ये f2 जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 आ जाएगी। और इसके साथ यूनिट कोई भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर भी फ्रीक्वेंसी है नीचे भी फ्रीक्वेंसी है। जब कोई भी रेशो होती है, सेम वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यू की भी वही यूनिट है और नीचे वाली वैल्यू की भी वही यूनिट है, तो यूनिट से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास फ्रैक्शन में जो रेशो होती है सेम क्वांटिटीज की, उसका कोई यूनिट नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5। ए मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग डिस्क्राइब्स SHM विद P इक्वल टू 0.4 सेकंड। एक मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो गिवन है 0.4 सेकंड। फाइंड आउट A when the displacement is 0.04 मीटर
एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब डिस्प्लेसमेंट 0.04 मीटर हो। तो डाटा हमारे पास क्या है कि मास एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग विद t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड गिवन है 0.40 सेकेंड का। फाइंड आउट a, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट x 0.04 मीटर गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा हो तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। जाहिर सी बात है ये टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड को जो ऑब्जेक्ट मास स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन को, उसकी जो मूवमेंट है उसको अगर हम कंपेयर करें उसके साथ ऑब्जेक्ट इन मूविंग इन ए सर्कल, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, तो एक्सेलरेशन हमारे पास a इक्वल आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब नेगेटिव साइन किस वजह से है, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो a इक्वल आ जाता है माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं गिवन, ओमेगा इक्वल होता है 2π/t के, तो 2π/t का स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, यानी कि a इक्वल टू माइनस, अब वैल्यूज पुट कर दी, 2π की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 0.40 का स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू 0.40। ये आपने ठीक कर लेना है। x की वैल्यू तो 0.40 है, जो नहीं, x की वैल्यू 0.04 है, वो यहां पर 0.04 पुट करनी है। ठीक है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, यहां पर x की वैल्यू 0.04 पुट करनी होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ये नेगेटिव साइन जस्ट यही शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है, ए ब्लॉक वेटिंग 4 kg एक्सटेंड्स द स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर। एक ब्लॉक है जिसका वेट 4 kg है, वेटिंग 4 kg, मैस उसका 4 kg है, इसकी मदद से हम वेट फाइंड कर लेंगे। 0.16 मीटर स्प्रिंग को जितना एक्सटेंड कर रहा है वो 0.16 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ये फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन। द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड ए 0.5 kg बॉडी इज हंग। अब उस ब्लॉक को जिसका मैस 4 kg था उसको हटाकर 0.5 kg का एक मैस हैंग किया गया है उसी सेम स्प्रिंग के साथ। इफ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज्ड, अगर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए और उसके बाद छोड़ा जाए, व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन की आपको समझ आई कि मैस हैंग किया था स्प्रिंग के साथ 4 kg का, तो वो 0.16 मीटर तक एक्सटेंड हो गया था। अब 4 kg का मैस हटाकर 0.5 kg का मैस हैंग किया गया उसी स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करके जब रिलीज किया गया है तो उसका जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है यानी कि टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास ब्लॉक वेटिंग, ये जो हमारे पास मैस है पहले जो अटैच है उसको कैपिटल M से लिख लेते हैं 4 kg, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है x इक्वल टू 0.16 मीटर है। अब जो इस मैस को 4 kg के मैस को हटाकर 0.5 kg का मैस हैंग किया गया है, तो इसको हम स्मॉल m से लिख लेते हैं, m इक्वल टू 0.5 kg। स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, तो t हमने कैलकुलेट करना है। ये t इक्वल होता है टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है उसमें m और k इन्वॉल्व होंगे, तो k हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए एक स्प्रिंग कांस्टेंट k कैलकुलेट करेंगे। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। f हमारे पास इक्वल होता है kx के, जो स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। इसमें k इक्वल हो जाएगा f/x के। अब फोर्स, कितनी फोर्स इस स्प्रिंग पे अटैच हो रही है, हैंग किया था तो कौन सा मैस अटैच किया था, 4 kg का। अब जितना इस मैस की वजह से वेट होगा वो उस फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि F यहाँ पर वेट के इक्वल होगा, फोर्स वेट के इक्वल होगी, और W इक्वल होगा mg के। m यहाँ पर कैपिटल M यूज करेंगे क्योंकि हम इन दो वैल्यूज की मदद से स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं। इस वैल्यू से नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इस मैस के साथ गिवन है।
तो k इक्वल हो जाएगा mg ओवर x के, यानी कि k इक्वल टू मैस 4 इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0.16 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 249 न्यूटन पर मीटर। अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम यूज करेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, ताकि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। इसमें वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो पुट कर देते हैं। t इक्वल टू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू अंडर रूट m हमारे पास है 0.5। अब ये वाला मैथ यूज करना है, क्योंकि यहां तक इसका न्यूमेरिकल का एक हिस्सा था फर्स्ट सेंटेंस तक। इस स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या किया, स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से आगे दूसरा हिस्सा इस न्यूमेरिकल का शुरू होता है, जिसमें मैथ्स गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर जो मैथ्स पुट करेंगे 0.5 kg का पुट होगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 245। तो टाइम पीरियड हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 0.28 सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। लेंथ सिंपल पेंडुलम की क्या होगी जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में जस्ट हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड का, लेंथ कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू हमें मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो टाइम पीरियड की मदद से हम फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेंथ कैसे आएगी, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो t ओवर 2 पाई इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एल ओवर जी के, क्योंकि हमने l कैलकुलेट करना है तो l को एक तरफ कर लेते हैं, दोनों तरफ अब स्क्वायर लेंगे तो t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा l ओवर जी के, यानी कि l इक्वल आ जाएगा t स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर के। ये g इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो l इक्वल आ जाएगा t स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर के। तो t की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, 1 का स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8 होती है डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास लेंथ आएगी वो 0.25 मीटर आ जाती है। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, यानी कि f इक्वल टू 1 ओवर टी, तो 1 ओवर 1 इक्वल आ जाएगा 1 हर्ट्ज के। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर है। ये कैपिटल एन यहां पर लिखना है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आप अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला देखें तो वहां पर F इक्वल टू के एक्स है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल F ओवर x आता है। F का यूनिट न्यूटन और x का यूनिट मीटर, तो ये न्यूटन पर मीटर बनता है, यहां पर कैपिटल न्यूटन कैपिटल N आएगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर। Vertically supports a mass of 1 kg is at rest position। 1 kg mass उसके साथ हैंग किया गया है और वो रेस्ट पोजीशन में है। Find the distance by which the mass must be pulled down। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिस पे mass को पुल डाउन किया जाए, so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second। यानी कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जिस डिस्टेंस तक हम उस ऑब्जेक्ट को पुल डाउन करें, उस बॉडी को पुल डाउन करें जो मैस हैंग किया गया है 1 kg का, तो जब हम उसको रिलीज करें और वो अपने मेन पोजीशन से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो। तो इसमें हमारे पास डाटा जो है, सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर गिवन है, मैस गिवन है 1 kg का, इज एट रेस्ट पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच मैस मस्ट बी पुल डाउन, डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकंड की। इसको आप x नॉट भी लिख सकते हैं, जो हम जिस पोजीशन तक लेकर जाएंगे
एक्स लिखें एक्स नॉट लिखें, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स नॉट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एम, ओमेगा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के ओवर एम के, यानी कि ओमेगा इक्वल टू टाइम पीरियड नहीं, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी मदद से हम ये वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हुए एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है के ओवर एम के, यानी कि ओमेगा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम। के की वैल्यू 80 है, डिवाइडेड बाय एम हमारे पास 1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 8.94 पर सेकेंड। अब v इक्वल होता है एक्स नॉट ओमेगा के। आपने जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था उसमें v इक्वल टू आर ओमेगा था, r डिस्टेंस होता है। अब यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x है, एक्स नॉट हमने यूज किया है, तो v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, या अगर आप इस डिस्टेंस को x लिखते हैं तो v इक्वल टू एक्स ओमेगा, इससे एक्स नॉट इक्वल आ जाएगा v ओवर ओमेगा के, तो एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 8.94, जो ओमेगा की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर दी। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स नॉट हमारे पास आ जाएगा 0.11 मीटर, यानी कि वो मास जिसकी वैल्यू 1 kg थी उसको हम 0.11 मीटर तक पुल करके छोड़ें तो वो जब मेन पोजीशन से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, ए 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट्स SHM विद एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर। एक 800 ग्राम बॉडी है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एम्पलीट्यूड कितना है 0.3 मीटर का। रिस्टोरिंग फोर्स है 60 न्यूटन, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 60 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 0.3 मीटर का है। फाइंड आउट, टेंशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर, जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो। अब पहले हिस्से में वो क्या कर रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास गिवन है, वो वाइब्रेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर है, यानी कि ये हमें उस बॉडी का जो गिवन है एम्पलीट्यूड 800 ग्राम, जिस बॉडी का मास है उसका एम्पलीट्यूड गिवन है, रिस्टोरिंग फोर्स F 60 न्यूटन हो तो डिस्प्लेसमेंट 0.3 मीटर है। एक डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हैं, दोनों का ख्याल करते हुए हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। पहले मास गिवन है 800 ग्राम का। पहली बात आपको ये बताता चलूं कि इस न्यूमेरिकल में हमें स्टेटमेंट में जो वैल्यू गिवन है वो 800 ग्राम है, लेकिन मैं यहां पर 8000 ग्राम यूज कर रहा हूं, यानी कि मास यूज कर रहा हूं 8 kg। आपको जो वैल्यू पेपर में गिवन होगी आपने वही यूज करनी है, आपने वैल्यू चेंज नहीं करनी। मैं यहां पर इस वजह से ये वैल्यू यूज कर रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर्स गिवन हैं वो इस वैल्यू के मुताबिक हैं, वो इस वैल्यू के मुताबिक नहीं है। आपको पहले बता रहा हूं, पेपर में जो आपको वैल्यू गिवन होगी आपने उस वैल्यू को नहीं छेड़ना, उसी वैल्यू के मुताबिक आपने फाइंड कैलकुलेट करना है उस क्वेश्चन को। तो मैं यहां पर ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, मेथड बिल्कुल सेम है। अगर वैल्यूज चेंज होती हैं तो वैल्यूज आपने चेंज करके पुट करके इन्हीं फार्मूलों में आंसर फाइंड कर लेना है। तो मैं यहां पर मास यूज करूंगा 8 kg का। एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर का गिवन है, एम्पलीट्यूड से मुराद एक्स नॉट है 0.3 मीटर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, तो वो 0.3 मीटर गिवन है। रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, F 60 न्यूटन है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0.3 मीटर, यानी कि x इक्वल टू 0.3 मीटर। यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको x ही लिखें, ठीक है, x नॉट या x ही लिखें, दोनों को आप लिख सकते हैं, x नॉट लिख लें या x लिख लें, क्योंकि एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है। या जैसे मैंने किया है बेशक ऐसे लिख लें, एम्पलीट्यूड को आप x नॉट लिख दें 0.3 मीटर
और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 0.3 मीटर एक्स की मदद से हमने लिख लिया। कैलकुलेट क्या करना है, 1 टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जबकि एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो यानी कि 0.12 मीटर हो। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है T = 2π√m/k। इसमें हम वैल्यूज पुट करने से पहले k की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो k की जगह पे f/x0 पुट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास f = kx होता है। तो k की जगह पर f/x0 आ जाएगा, यानी कि T = 2 की वैल्यू 3.14, √m हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय फोर्स 60 डिवाइडेड बाय x0 की वैल्यू 0.3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंदर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके 0.04 हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1.3 सेकेंड। उसके बाद सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए E = -ω²x, A = ओमेगा इक्वल होता है √k/m के। तो ω² इक्वल आ जाएगा k/m के इंटू एक्स। अब ये वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे, बल्कि k की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो k की जगह पे भी f/x0 पुट कर देंगे, f = kx0 के फार्मूले से, जिस तरह यहां पर पुट किया था। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। A = -f60, x0 की वैल्यू 0.3 है, मैथ्स हमें 8 गिवन है, इनटू x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.12। अब यहां पे x की वैल्यू मैं 0.12 यूज कर रहा हूं। x ये वाली वैल्यूज क्यों नहीं यूज की, तो ये बेसिकली जो ये वाली वैल्यूज गिवन है ना, अब यहां पर न्यूमेरिकल में उन्होंने क्लियर लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट यहां तक वैल्यूज गिवन है ये जस्ट टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए थी, ये जो x0 की स्पेशली x की वैल्यू थी। अब बाकी आगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, तो उनके लिए जो डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है वो हमने पुट करना है। तो यहां पर इस वजह से 0.12 पुट किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर/सेकंड²। इसके बाद डाटा हमने यही एज इट इज नोट कर लिया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो V इक्वल होता है ω√x0² - x²। ये भी आपने जो एंगुलर मोशन थी वहां पे वेलोसिटी देखी होगी, ड्राइव किया था इसका भी फार्मूला। तो V इक्वल हो जाएगा ओमेगा की जगह पे √k/m आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है √k/m के, इनटू x0² - x²। तो अब इसमें k की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, तो k की जगह पे f = kx0 के फार्मूले से k इक्वल हो जाएगा f/x0 के डिवाइडेड बाय m √x0² - x²। v इक्वल हो जाएगा √60 f की वैल्यू, फोर्स हमें जो गिवन है, x0 की वैल्यू 0.3 गिवन है, डिवाइडेड बाय 8 √x0 0.3 - x हमारे पास 0.12 मीटर है। आप अगर इन वैल्यूज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एक x0 की वैल्यू ये गिवन है, x की वैल्यू ये गिवन है, फिर x की वैल्यू ये गिवन है, तो आप इस न्यूमेरिकल में अपनी आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ x0 की वैल्यू 0.3 नोट करें और x की वैल्यू 12 नोट करें, ये वाली वैल्यू दरमियान में नोट ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एम्पलीट्यूड जो हमने नोट किया है या जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दोनों वैल्यू सेम गिवन है। इसका मतलब ये है कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो वैल्यू है उसको एक बार उसने एम्पलीट्यूड का नाम दिया है और दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट का, तो आप इसको एक ही बार नोट कर सकते हैं x0 करके। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, v इक्वल हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 आ जाता है और ये 0.09 - 0.0144, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने से 1.38 मीटर/सेकंड। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv² के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2 मैस गिवन है 8
इनटू वेलोसिटी अभी कैलकुलेट की है 1.38 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है 7.6 जूल के। फिफ्थ पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx² होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 इनटू के की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं गिवन, तो आप F इक्वल टू kx0 के फार्मूले से, बाकी जगह पे तो मैंने k की जगह पे F/x0 पुट कर दिया था, तो यहाँ पर F/kx0 के फार्मूले से 60 डिवाइडेड बाय 0.3 करते हैं तो ये 200 आ जाता है, इनटू x की वैल्यू 0.12 का स्क्वायर आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाती है 1.44 जूल। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एक ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना है जो ऑसिलेट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ बांधा गया है। इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय, अब इसकी मोशन के लिए जो इक्वेशन गिवन है एक इंस्टेंट पे, वो x इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू t गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 2 सेकेंड्स के बाद। तो डाटा हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, जो इक्वेशन हमें गिवन है x इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू t गिवन है। फाइंड हमने एम्पलीट्यूड करना है, एम्पलीट्यूड को हम x0 से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी f कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी x हमने कैलकुलेट करना है। और ये वाला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, ये t भी हमें 2 सेकेंड गिवन है। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, डाटा में लिखा हुआ है एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, वो भी आपने यहाँ पर नोट कर लेना है कि t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू t है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और जो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो हमारे पास होती है x इक्वल टू x0 cos 2πf इंटू t, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो x0 हमारे पास आ जाएगा 0.25 के, तो पहली चीज x0 की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो फाइंड हो गई। दूसरा, ये जो कॉज है, जो एंगल है, वो एंगल की इक्वल होगा, यानी कि π/8 इक्वल होगा 2πf के, तो 2πf इक्वल आ गया π/8 के। f इक्वल हो जाएगा π/2π8 के, ये पाई इधर रह जाएगा, 2π इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो π/2π8, पाई से कैंसल, 1/16, f इक्वल टू 1/16 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई। इसके बाद आपने जो टाइम पीरियड फाइंड करना था वो यहां पर मिसिंग है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए t इक्वल टू 1/f करेंगे, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड भी इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। t इक्वल टू 1/f करके जो वैल्यू जब पुट करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास 16 सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो हम 2 सेकंड इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, t की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0.25 cos π/8 इंटू 2, ये 0.25 cos 45 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 180 इंटू 2, 360 डिवाइडेड बाई 8, ये 45 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 0.25 इंटू cos 45 होता है 0.707, तो ये मल्टीप्लाई होके x की वैल्यू आ जाएगी 0.18 मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।